गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है खनिज और ऊर्जा संसाधन का। हमने अभी तक अपने अध्याय में जो अध्ययन किया था वो किया था हमने खनिजों का। अब हम बात करेंगे साथ में खनिजों के साथ में ऊर्जा संसाधनों की, कि ऊर्जा के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं और उन ऊर्जा संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में किस प्रकार से उन ऊर्जा संसाधनों का विशेष महत्व है, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। इसके साथ ही क्या है कि ये ऊर्जा के जो स्रोत हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और किन स्थानों पे इन ऊर्जा संसाधनों की अधिकता है और भारत में है इसकी स्थिति क्या है, और भारत में जो ये ऊर्जा संसाधन है इनकी दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान विश्व में रहता है। साथ में किस प्रकार की है ऊर्जा खनिज हमारे यहाँ पाई जाती है और कौन कौन से प्रमुख ऊर्जा संसाधन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात आती है सबसे पहले कि प्रमुख रूप से ऊर्जा खनिज की। ऊर्जा का मतलब होता है एक प्रकार से शक्ति से, यह एक प्रकार के वह संसाधन है जिसके द्वारा हमें क्या है कि ऊष्मा या शक्ति प्राप्त होती है, गति प्राप्त होती है, उसके ऊर्जा से संबंधित माना गया है। बात आती है कि ऐसे खनिज जिनसे ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ऐसे संसाधन या पदार्थ जिनके द्वारा हमें ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। इस खनिज का अर्थ ये सामान्य रूप से बताया गया है। बात आती है कि औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा प्राथमिक आवश्यकता। जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं या मान लो अन्य घरेलू उपयोग है, उसकी दृष्टि से क्या है कि ऊर्जा की विशेष आवश्यकता होती है, ऊष्मा की विशेष आवश्यकता होती है। जिस कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाने के कारण, और इसके साथ ही क्या है लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। रोजगार जुड़ा होने के कारण क्या है लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इस प्रकार क्या है कि ये संसाधन है ये व्यक्ति के विकास में और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, और इनकी आवश्यकता है वो औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ क्या है घरेलू आवश्यकता भी ऊर्जा संसाधनों में प्रमुख रूप से होती है। बात आती है कि प्राकृतिक स्रोत है प्रमुख रूप से जो ऊर्जा के वो क्या है। तो प्राकृतिक स्रोत है वो प्रमुख रूप से जीवाश्म पदार्थ है, वो परमाणु घटक है। यानी प्राकृतिक द्वारा जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से उनका अलग प्रकार से विनिर्माण किया जाता है। तो प्रमुख रूप से जीवाश्म पदार्थ है और परमाणु घटक, ये प्राकृतिक स्रोत प्रमुख रूप से दो बताए गए हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि ये जो प्राकृतिक स्रोत है इसमें जो किसका वर्णन किया गया, सबसे पहले जीवाश्म पदार्थ का। तो जीवाश्म पदार्थ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो जीवाश्म पदार्थ है पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों से, यानी पृथ्वी पर प्राचीन समय में जो सजीव इस पृथ्वी पर जीवित रहते थे उन सजीवों से उनका प्रमुख संबंध बताया गया, किनका, जीवाश्म पदार्थ से। बात आती है आगे, उसके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छाया को जो पृथ्वी की सतह पर है, मतलब है जो अति प्राचीन समय में जो सजीव है व अन्य जो लोग हैं वो उपलब्ध थे, उनके द्वारा जो उनकी जो अस्तित्व है, जो उनके संबंधित जो पदार्थ है या जो संबंध उनकी चीजें हैं वो जो पृथ्वी की परत पर छोड़ी गई है उसके अवशेष से संबंधित है। बात आती है चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, यानी उनके द्वारा जो प्राचीन अवशेष है, पदार्थ है, वो अवशेष कहाँ मिलते हैं, इन चट्टानों की परतों में प्रमुख रूप से मिलते हैं। बात आती है कि इनको बाद में खोद कर प्राप्त की गई वस्तु है। एक प्रकार से जीवाश्म पदार्थ है ये पृथ्वी की सतह में जब उथल पुथल हो गई और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जो मनुष्य वगैरह है जो इसके नीचे दब गए, उसके बाद में जब इनका आपस में विघटन हुआ, विघटन होने के कारण क्या है कि इनको खोद के प्राप्त किया जाता है। तो जीवाश्म पदार्थ वो पदार्थ हो गए जो पृथ्वी की सतह में समय और परिस्थितियों के अनुसार जो दब गए थे, और बाद में जब इन परतों की खुदाई होती है तो हमें जो प्राप्त होते हैं वो प्रमुख रूप से जीवाश्म पदार्थ होते हैं। बात आती है परमाणु घटक। ये परमाणु घटक किसे कहते हैं, तो परमाणु घटक है वो काफी छोटे होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है। यानी एक परमाणु है वो साधारणतः क्या है किसी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी क्या है इकाई है, उसे क्या कहा गया है, परमाणु घटक कहा गया है। बात आती है कि ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं। परंपरागत यानी जो प्राचीन संसाधन है और जो हमें प्रमुख रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो काफी समय से कुछ जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य वगैरह है, उनके जो अवशेष वगैरह है या उनसे संबंधित जो पदार्थ है वो जमीन में दब गए, और दबने के कारण क्या है कि जो प्रतिक्रिया हुई
दाब की, ताप की, जिस कारण क्या वो अन्य वस्तुओं में बदल गई। तो प्रमुख रूप से इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, उनको क्या परंपरागत स्रोत के अंतर्गत माना गया है। तो प्रमुख जो ऊर्जा के परंपरागत साधन है वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये प्रमुख रूप से ऊर्जा के परंपरागत साधन है। क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के नाम बताइए, तो ध्यान रखना इन संसाधनों के नाम आपको याद रखने आवश्यक है। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बात आती है कि इन ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन है इनका उपयोग किस आधार पर किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है, लाभ प्राप्त किया जाता है। तो प्रमुख रूप से उद्योग धंधों में, कृषि कार्यों में, यातायात के साधनों में, आधुनिक जीवन शैली में और घरेलू कार्यों में प्रमुख रूप से ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होता है। बताते हैं कृषि में खाद के रूप में, उर्वरकों के रूप में, रसायनों के रूप में। यातायात में क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जब गाड़ी में आवश्यक रूप में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, वो परंपरागत संसाधनों द्वारा पूर्ति की जाती है। बताते हैं आधुनिक जीवन शैली में। आधुनिक जीवन शैली में क्या है, हम घरेलू जो कार्य करते हैं, खाना जो पकाया जाता है वो गैस पे पकाया जाता है। इसके साथ जो पेट्रोल डीजल है वो हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो हमारी गाड़ी में जो इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल डीजल, इसका उपयोग भी क्या है, प्रमुख रूप से हमारे यातायात के रूप में किया जाता है। इस प्रकार क्या है कि इन परंपरागत संसाधनों का उपयोग उद्योग धंधों के साथ साथ क्या है, आधुनिक जीवन शैली की जो आवश्यकताएं है हमारी, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ में घरेलू उपयोग भी क्या है, इसका खाना पकाने में किया जाता है। बात आती है कि कोयला है, उसके बारे में बात करते हैं कि कोयला परंपरागत ऊर्जा का अपना स्रोत है और प्रमुख रूप से इस कोयले की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है और भारत में कौन कौन से कोयले के प्रकार पाए जाते हैं और उसमें कितनी मात्रा है, वो कार्बन की मात्रा है उसमें पाई जाती है, इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कोयले की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वो कौन सा स्थान है। तो भारत, ध्यान रखना, कोयले की दृष्टि से निम्न स्थान पे नहीं होते, एक सामान्य स्थान पे है। और भारत का जो स्थान है कोयले की दृष्टि से वो विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है कोयले की दृष्टि से? भारत का तीसरा स्थान है। तो बात आती है कि प्रथम है और द्वितीय स्थान वो कौन से देशों का है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भारत का तीसरा स्थान है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन से देश प्रमुख रूप से आते हैं जो हमसे काफी आगे हैं इस क्षेत्र में। तो बात आती है प्रथम और द्वितीय स्थान है वो कोयले की दृष्टि से किसका है। तो प्रथम जो स्थान है कोयले की दृष्टि से वो चीन का है और दूसरा जो स्थान है वो है अमेरिका का। इस प्रकार प्रथम द्वितीय स्थान पे चीन व अमेरिका है और तृतीय जो स्थान प्राप्त है वो भारत को प्राप्त है। बात आती है भारत में सर्वप्रथम जो कोयला है वो प्रमुख रूप से कौन से स्थान पे पाया गया, किस समय में पाया गया और कौन से राज्य से संबंधित बताया गया है। तो प्रमुख रूप से 1774 में जो रानीगंज स्थान है वहां क्या है, सबसे पहले भारत में कोयले के संबंधित कार्य किए गए थे। और जो रानीगंज है प्रमुख रूप से बिहार का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? बिहार का क्षेत्र है। बात आती है कि कोयले का जो विकास हुआ वो प्रमुख रूप से भारत में कौन सी शताब्दी में हुआ, कौन से समय में हुआ। तो बात आई इसकी कि सर्वप्रथम हमने कोयले का उपयोग कब किया या उससे संबंधित तत्व कब मिले। तो 1774 में मिले। कहाँ? रानीगंज में। रानीगंज किससे संबंधित है? बिहार क्षेत्र से। लेकिन बात करें कि जो कोयले का विकास हुआ भारत में वो कौन सी शताब्दी में हुआ, तो विकास का जो समय माना गया है वो माना गया 19वीं शताब्दी का। कौन सा माना गया है? 19वीं शताब्दी का। बात आती है खोज व खनन कार्य प्रारंभ। 19वीं शताब्दी में क्या है कि जब कोयले का विकास कार्य प्रारंभ हो गया तो विभिन्न स्थानों पे क्या है कि इसके खोज से संबंधित कार्य प्रारंभ हो गए और विभिन्न स्थानों पे जहां इसके अवशेष प्राप्त हुए वहां खुदाई का कार्य किया गया और उसके द्वारा क्या है कोयला विभिन्न स्थानों पे विभिन्न मात्रा में अलग अलग स्थानों पे हमें प्राप्त हुआ और जिसका विभिन्न क्षेत्रों में हम उपयोग करते आ रहे हैं। बात आती है कि हमें जो स्रोत ये प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हो चाहे अन्य क्या है कि अपने जो ऊर्जा संबंधित हो चाहे खनिजों संबंधित हो, ये प्रमुख रूप से हमें किस क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो प्रमुख जो इनकी क्रिया होती है वो होती है खनन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? खनन की। तो खनन का जो सामान्य अर्थ है उसे कहा जाता है कि पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक व अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना। खनन के द्वारा क्या है कि खुदाई के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो धातु के रूप में हो चाहे वो अयस्क के रूप में हो चाहे अन्य किसी सामग्री के रूप में हो, वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं जब खुदाई का कार्य किया जाता है और खनन की प्रक्रिया के द्वारा हमें विभिन्न धातु, अयस्क, खनिज तत्व हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग मात्रा के आधार पर। बात आती है कि भारत में जो कोयले का विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो ध्यान रखना, भारत में जो कोयले का विभाजन किया गया है वो उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर किया गया है। किसके आधार पे?
कार्बन की मात्रा के आधार पर भारत में कोयले का विभाजन किया गया है। अब आती है कि कार्बन की मात्रा के आधार पे भारत में कोयले का विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है। तो ध्यान रखना कि भारत में कोयले का जो विभाजन किया गया है उसको 4 विभागों में, 4 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है? 4 प्रकारों में। किस आधार पे? कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पे। तो बात आती है कि कोयले के जो प्रकार है 4 है वो कौन कौन से भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो बात आती है कि प्रथम जो कोयले का प्रकार है वो है एंथ्रेसाइड, दूसरा है बिटुमेनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। इस प्रकार से जो कोयले के प्रकार है भारत में 4 प्रकार बताए गए हैं और इन 4 प्रकार है ये विभिन्न स्थानों पे विभिन्न मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही क्या है, इनमें कार्बन की जो मात्रा है वो भी अलग अलग बताई गई है। तो इस आधार पे हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है एंथ्रेसाइड की। किसकी आती है? एंथ्रेसाइड की। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एंथ्रेसाइड जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है। ध्यान रखना कि जो इसमें कार्बन की जो मात्रा पाई जाती है वो 80 से 95% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 80 से 95%। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो ये जो अपने 4 प्रकार है इनमें जो कार्बन की मात्रा है इसके आधार पर मिलान करने का क्वेश्चन आता है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि इसको कार्बन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है और उनमें कितने कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। ध्यान रखना, इसलिए आपको याद रखना ये आवश्यक है। बात आती है कि प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र हैं वहां ये पाया जाता है। ध्यान रखना कि कारगिल क्षेत्र की जो टर्शियरी चट्टानें हैं वहां पे क्या है, प्रमुख रूप से क्या है, एंथ्रेसाइड कोयला है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। बात आती है हमारे दूसरे कोयले की, बिटुमेनस की, कि बिटुमेनस जो कोयला है वो प्रमुख रूप से उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है और कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से स्थानों में वो प्रमुख रूप से मिलता है। तो प्रमुख रूप से कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो बताई गई है 40 से 80% तक। किसकी मात्रा? कोयले में कार्बन की मात्रा है वो कितनी बताई गई है? 40 से 80% है वो कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। बात आती है कि भारत का सबसे अधिक कोयला, क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कौन से प्रकार का कोयला है वो सबसे अधिक पाया जाता है। रखना जो बिटुमेनस कोयला है हमारे वो सबसे अधिक भारत में कोयला पाया जाता है। कार्बन की मात्रा कितनी है इसमें? 40 से 80%। बात आती है कि कौन से क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। देखना पूर्वी क्षेत्र है भारत के, उनमें प्रमुख रूप से कोयले का ये प्रकार है, ये प्रकार पाया जाता है भारत में। बात आती है कि कौन कौन से राज्य हैं वो इसके प्रमुख राज्य हैं जहां इसका उत्पादन ज्यादा अधिक होता है या ज्यादा मिलता है वहां पे। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से इसके 4 राज्य भारत में बताए गए हैं। प्रमुख रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यहाँ बिटुमेनस जो कोयला है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 80% होती है, ये इन प्रमुख रूप से 4 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से राज्यों में? झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। अब आती है कोयले की प्रकार की दृष्टि से तीसरे प्रकार की। तीसरा जो प्रकार है इसका वो है लिग्नाइट। कौन सा प्रकार है? लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो कार्बन में मात्रा पाई जाती है कोयले में वो मात्रा है वो कम पाई जाती है। 40 से 55% मात्रा है वो लिग्नाइट कोयले में कार्बन की पाई जाती है। बात आती है कि इस कोयले को अन्य किस नाम से आता है। जो लिग्नाइट कोयला है उसका जो दूसरा नाम है वो है भूरा कोयला। किस नाम से आता है? क्वेश्चन ये बनता है कि भूरा कोयला है उसका प्रमुख रूप से प्रमुख नाम क्या है। तो लिग्नाइट जो कोयला है उसको भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। बात आती है कि सर्वाधिक जो ये लिग्नाइट है ये प्रमुख रूप से भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से जो लिग्नाइट कोयला है, जो भूरा कोयला है, प्रमुख रूप से तमिलनाडु राज्य है भारत का, वहां अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। बात करते हैं हमारे अंतिम में कोयले की। इसमें कोयला है वो है पीट प्रकार का। कौन से प्रकार का? पीट प्रकार का। और इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा है वो अन्य तीनों प्रकारों से क्या है, कम है और सीमित मात्रा इसमें बताई गई है। तो ध्यान रखना कोयले में जो कार्बन की मात्रा है पीट के अंतर्गत वो बताई गई है 40% से कम, यानी सबसे कम में जो कार्बन की मात्रा है वो पीट कोयले में बताई गई है। अब बात आती है कि ये कौन सी श्रेणी का कोयला है। भारत में अगर हम चारों श्रेणी की बात करें तो सबसे जो निम्न श्रेणी का कोयला भारत में माना गया है वो पीट श्रेणी का माना गया है। कौन सा? पीट श्रेणी का जो कोयला है वो सबसे अधिक निम्न श्रेणी का माना गया है। बात आती है कि जो पीट कोयला है ये प्रमुख रूप से भारत के कौन से क्षेत्रों में, कौन से स्थानों पर जाता है। तो प्रमुख रूप से इसका जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र वो है दलदली क्षेत्रों में सबसे अधिक। इस प्रकार क्या है कि भारत में कोयले को कार्बन की दृष्टि से, कार्बन की मात्रा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है और इन चारों भागों की जो मात्रा है कार्बन की उसमें अलग अलग है। इसी प्रकार से ये भारत में कोयले को कार्बन की मात्रा द्वारा बांटा गया है
और आवश्यकता के आधार पे विभिन्न विभिन्न राज्यों में इसका जो खनन का कार्य है वो चलता रहता है और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में इस कोयले का इस्तेमाल है वो औद्योगिक रूप में, कारखानों रूप में, घरेलू उपयोग में और विभिन्न प्रकार से अन्य कामों में इस कोयले का उपयोग है वो उचित मात्रा में किया जाता है।